एसडीए में आज हम जो पढ़ेंगे चीज़ें वो है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन क्वालिटीज़। ठीक है जी। कुछ आर्किटेक्चर जब आप सॉफ्टवेयर का बनाते हैं या डिज़ाइन बनाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका क्वालिटी फैक्टर कंसिडर होती हैं कि ये अगर चीज़ें ये एस्पेक्ट्स आप कंसिडर करेंगे आर्किटेक्चर बनाते हुए तो फिर आप एक क्वालिटी आर्किटेक्चर बना पाएंगे। या आप जब भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें तो फिर इन चीज़ों को ज़हन में रखें कि ये क्या ये एस्पेक्ट्स उसमें मौजूद हैं, ये फीचर्स अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उस पर फोकस करें या उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपका सिस्टम एक क्वालिटी सिस्टम नहीं कहला सकता। मिसाल के तौर पे वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या इश्यूज हैं या एरियाज हैं। सबसे पहली चीज़ परफॉर्मेंस, कि आपका सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं, जिसको आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, वो परफॉर्मेंस वाइज कैसा होगा। परफॉर्मेंस शोज द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्मिंग सर्टन एक्शन ऑफ फॉर अ सर्टन पीरियड। किसी खास वक्त के अंदर कोई भी सिस्टम जो है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है आपकी कमांड को, आपकी रिक्वेस्ट को, उसके आउटपुट कैसे देता है, ये चीज़ परफॉर्मेंस कहलाती है। देयर आर टू वेज हाउ टू मेजर परफॉर्मेंस। किसी भी चीज़ की, किसी सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को कैसे गेज किया जा सकता है। पहली चीज़ लेटेंसी। लेटेंसी का आइडिया है किसी को? ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया आपने? पढ़ रहे हैं सर, साथ साथ यस सर। अच्छा, उसमें डिस्पैच लेटेंसी आपने पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा था। क्या था डिस्पैच जी लेटेंसी? सर डिस्पैच वो उसमें ये होता है कि जब वो स्विच कर रहे होते हैं प्रोसेस, तो उसमें जो टाइम लगता है वो वाला। हाँ, वो छोटी सी टाइम स्लॉट जो कि एक प्रोसेस सीपीयू से हटा के दूसरा देने में जो छोटा सा टाइम लगता है वो डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है। लेटेंसी का मतलब डिले, छोटा सा टाइम स्लॉट या ऐसा फॉर एग्जांपल वक्फा। टाइम स्पेंट ऑन रिस्पॉन्डिंग टू एन इवेंट। मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट को खोल रहे हैं और वो जनाब आधे घंटे बाद खुल रही है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये चीज़ लेटेंसी में कहलाएगी कि जब आप उसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कितने देर बाद आपको रिस्पॉन्ड कर रही है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। चैनल कैपेसिटी, द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट अकर एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। एक वक्त में आपका जो सिस्टम है वो कितने जो मिसाल के तौर पे यूजर्स हैं उनको हैंडल कर सकता है, कितनी परफॉर्मेंसेस एक एट ए टाइम कर सकता है। एक वेबसाइट है, उस पर मिसाल के तौर पे एक यूजर बैठा उसको एक्सेस कर रहा हो तो बड़ी अच्छी चलती है, 10 पे भी बड़ी अच्छी चलती है। जैसे ही उसके जो यूजर हैं एक्सेस करने वाले लोग वो 1000 से क्रॉस करें, वो वेबसाइट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? अच्छा जी, होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा अक्सर जो बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं, लाहौर बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही आता है ना, तो सारी दुनिया एक ही टाइम पे अपना रिजल्ट देखना शुरू कर देती है, और वो लाखों में होते हैं कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स। तो नतीजा क्या होता है कि आप लॉगिन करते हैं, इवन लॉगिन भी नहीं हो रहा होता उस पर, रिजल्ट तो बड़ी दूर की बात। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस सर्वर की, उस मशीन की एक कैपेसिटी है कि वो मैक्सिमम कितने लोगों को एट ए टाइम हैंडल कर सकती है। अगर नॉर्मल हालात में देखें तो वहां तब ऐसा नहीं हो रहा होता, लेकिन जब पैरेलल एट ए टाइम डिफरेंट रिक्वेस्ट आती हैं तो फिर उसकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है। इन प्रैक्टिस द पॉसिबल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इंक्लूड फॉर एग्जांपल एवरेज मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम यूजर्स पर टाइम यूनिट, कि एक सिस्टम जो है वो मैक्सिमम एक यूनिट के अंदर, एक टाइम के अंदर कितने मैक्सिमम यूजर को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है। एवरेज पेज लोड टाइम, सिस्टम जो है उसकी जो पेज लोड की जो फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी है, वो कैसी है। ये ऑल्दो के जिस सर्वर पे वो सिस्टम पड़ा हुआ है वो उस सर्वर मशीन का भी रोल होता है इसमें, लेकिन आपकी जो इटसेल्फ आपका जो सिस्टम है, हम उसकी बात करें कि मिसाल के तौर पे आपने कोई वेब सिस्टम बनाया है तो उसके पेजेस जो हैं इतने कॉम्प्लिकेटेड, उसकी मिसाल के तौर पे आपने कोई स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर या उसका जो लॉजिक या कोड आपने डिज़ाइन किया है कि वो लोड होने में बड़ा टाइम लगता है। आपने इतनी हैवी हैवी तस्वीरें उसमें डाल दी हैं, एनिमेशंस डाल दी हैं कि एक बंदे ने एक लफ्ज़ देखना है और उसको आधा घंटा वेट करना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपका सिस्टम जो है वो परफॉर्मेंस वाइज लो कंसिडर होगा। एवरेज मेथड एग्जीक्यूशन टाइम, के डिफरेंट जो कैलकुलेशंस, रिपोर्ट्स जो उसने जनरेट करनी है वो कितनी स्पीड से कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे मेरा एक स्टोर है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार आज मेरी सेल कितनी हुई है टोटल। ठीक है, मैं रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ सिस्टम पे, तो वो जनाब को 15 से 20 मिनट बाद रिपोर्ट जनरेट हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को बंदा जो है वो मुंह भी नहीं लगाएगा। तो इतनी देर में तो 15-20 मिनट में बंदा हाथ से मैनुअल खुद रिपोर्ट बना लेता है। तो अगर एक काम ह्यूमन जो है वो 10 मिनट में करता है तो जो मिसाल के तौर पे जो सिस्टम है, जो सॉफ्टवेयर है,
वो तो सेकंड के 1000वें हिस्से में कर देना चाहिए उसको। क्या ख्याल है? तो अगर परफॉर्मेंस लो है यस सर। तो इसका मतलब आपके सिस्टम की क्वालिटी लो है। दूसरा एस्पेक्ट जो आपने आर्किटेक्चर को या डिजाइन डेवलप करने के वक्त ज़हन में रखना है, इंटरऑपरेबिलिटी। इट इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम or part of the system that is responsible for its operation and the transmission of data and its exchange with other external systems। आपका सिस्टम बाकी दूसरे सिस्टम के साथ मिलकर कैसा चलता है, ये चीज इंटरऑपरेबिलिटी कहलाती है। कि आपका सिस्टम स्टैंड अलोन तो बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर उसको किसी दूसरे सिस्टम के साथ अटैच करके चलाने की कोशिश की जाए तो फिर आपका सिस्टम जवाब दे जाए। मिसाल के तौर पे होता है कि समटाइम एक सॉफ्टवेयर आपने बनाया जो एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरी एप्लीकेशन से डाटा लेता है। बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मिसाल के तौर पे ऊबर की ऐप आपने बनाई है, ठीक है। अब ऊबर की ऐप जो है वो इटसेल्फ एक पूरी ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है। अब ये ऐप जो है ये फर्दर आगे जो गूगल एपीआई है गूगल मैप की, वहां से डेटा लेती है और आपको गाइड करती है। अब जो मिसाल के तौर पे मैंने एक सॉफ्टवेयर जो अपनी बनाई है, जो ऊबर की ऐप, मोबाइल ऐप बनाई है, एंड्रॉयड ऐप, वो जब मैं गूगल की एपीआई के साथ मिला के चलाता हूँ तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करती या बहुत स्लो हो जाए या सही फंक्शन ना परफॉर्म ना करे। तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरी एप्लीकेशन का जो इंटरऑपरेबिलिटी जो एस्पेक्ट है वो वीक है। मेरी जो ऐप है वो दूसरी एपीआई के साथ मिलकर सही नहीं चलती, परफॉर्म जो है वो प्रॉब्लम करती है। तो ये जो एस्पेक्ट है ये आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को लो करेगा। सर 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 आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर एपीआई जब वो यूज होगा सॉफ्टवेयर में तो वो उसी का कंपोनेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने कंपोनेंट के साथ भी सही ना चले तो फिर वो उसकी भी इंटरऑपरेटेबिलिटी सही नहीं होगी। हाँ, ये एक फॉर एग्जांपल एक ऐसा सिस्टम है जो वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। मिसाल के तौर पे गूगल की एपीआई जो सारी दुनिया यूज कर रही है, लेकिन जैसे ही वो आपके सिस्टम के साथ मिलकर काम करना शुरू करे तो आपका सिस्टम बैठ जाए, सही परफॉर्म ना करे, गलत आउटपुट दे या फॉर एग्जाम्पल स्लो हो जाए, कोई भी ऐसा इशू करेगा तो फिर इसका मतलब आपका सिस्टम जो है उसके अंदर कोई फ्लॉ है, कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से वो प्रॉपर मतलब सिस्टम के साथ मिलकर ऑपरेट नहीं कर पा रहा। सर मतलब कि दूसरे इन्वायरमेंट में सिस्टम जो है वो कैपेबल होता है चलने के लिए। जी वजीही क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि यानी कि दूसरे इन्वायरमेंट में भी सिस्टम चल सकता है, इसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। हाँ, चलना चाहिए उसको, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए कि चलना बाकी चाहिए। सिस्टम के साथ कंपेटिबल्स हो। कि अगर उसको फर्दर मिसाल के तौर पे बिल्कुल ऐसी है जैसे आप स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम बनाएं जो बायोमेट्रिक होता है। आपको पता है ना यस कि सर, वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है फिंगरप्रिंट के साथ। बिल्कुल सर। अब वो जो डिवाइस है वो एक इंडिपेंडेंट एक मॉड्यूल है, उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मौजूद है जो उसको ऑपरेट करता है, ठीक है। अब आप अपनी वेबसाइट कोई ऐसी करें, बना लें या मोबाइल ऐप बनाएं कि आप चाहते हैं कि जरा मेरी मोबाइल ऐप्स के थ्रू ही, आपको पता है कि सेलफोन्स पे फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है वो होती है। आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बजाय उस डिवाइस पे जाने के, मैं अपने सेलफोन की जो एपीआई है, सॉरी जो ऐप है मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप, वो मैं बनाता हूँ जो उस डिवाइस के साथ, बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ अटैच होगी। मैं कोई भी बच्चा जो है वो अपने सेलफोन से बैठा अटेंडेंस लगा सकेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं कि अपनी एप्लीकेशन को, अपनी जो मोबाइल ऐप है उसको उस डिवाइस के सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर तो वो कर लेगा तो डेफिनेटली अच्छी बात है कि इंटरऑपरेबिलिटी आपके सिस्टम की बेहतर है। अगर नहीं कर पा रहा तो फिर इसका मतलब कोई इशू है, आपके सिस्टम का जो आर्किटेक्चर सर ये है जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही। सर ये पोर्टेबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी, इसमें डिफरेंस क्या है? अभी आ जाएगी, सारी चीजें आ रही हैं आस्ता आस्ता। अगर ना आई तो मैं इसको अलग से जवाब दे दूंगा इसका। ठीक है सर। नेचुरली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंटरेक्शन। अब ये जो इंटरऑपरेबिलिटी है ये आमतौर पे आसान नहीं है। आपने बज़ाहिर आपने मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर बनाना सी के अंदर तो ठीक है, बड़ी खुशी से आप बड़ी जल्दी बना लेंगे, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं फॉर एग्जांपल किसी भी टूल के अंदर जो बाकी सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर भी चले, इंटरेक्ट करे और बड़ा अच्छा परफॉर्म करे, ये काम बज़ाहिर मुश्किल है। इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कोई एफर्ट या स्किल की जरूरत होगी तभी ये काम कर पाएंगे।
ये आमतौर पे होता क्यों नहीं है, इसमें क्या रीजंस हो सकती हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम है आउटडेटेड एक्सटर्नल सिस्टम। कि मिसाल के तौर पे आपकी जो एप्लीकेशन है, आपने मोबाइल ऐप बनाई है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो बायोमेट्रिक डिवाइस है वो कोई पुराना वर्जन है जो कि इसका साथ कंपैटिबल ही नहीं हो रहा, इसीलिए आपका जो सिस्टम है वो सही काम नहीं कर रहा। अब इसका मतलब ये है कि मसला आपकी ऐप में नहीं है, मसला उस डिवाइस के अंदर है जिसको आप अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो खाम खा अपने आप को गालियां नहीं निकालनी या अपने आप को कोस लाने शुरू करना, ये देखना है कि जो इंटरऑपरेबिलिटी, जो कंपैटिबिलिटी आप चाह रहे हैं वो पॉसिबल भी है कि नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऐसी है जैसे मेरे पास एक स्कैनर पड़ा हुआ है, जो जब XP का दौर था तो उस जमाने का मेरे पास वो स्कैनर है, तो विंडो XP के साथ वो कंपैटिबल है, यानी कि इससे नीचे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चलता है, हायर पे नहीं। तो अब क्योंकि विंडो 7 या 10 चल रही है तो अब वो स्कैनर इस पे नहीं चलता। मैंने नेट पे बड़ी ढूंढने की कोशिश की है उसका कोई पैच मिल जाए या ऐसी कोई चीज़, लेकिन नहीं, मैं कामयाब नहीं हो सका। अब मैं ऐसे ही करता रहूँ कि यार ये क्या, मैं फॉर एग्जाम्पल विंडो माइक्रोसॉफ्ट वालों को गालियाँ निकालना शुरू कर दूँ कि जनाब ये क्या बनाया फजूल विंडो आपने बनाई है कि वो उसके साथ चल ही नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि आउटडेटेड जो इश्यूज हैं डिवाइसेस के, सॉफ्टवेयर के, वो आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा इन सिमिलर एक्सटर्नल सिस्टम्स। अब मसला यह है कि जो डिफरेंट जो डेटा टाइप्स हैं वो आपको पता डिफरेंट होती हैं। आपकी मिसाल के तौर पे ऐप जो है वो किसी और फॉर्मेट में डाटा ट्रांसमिट कर रही है, जो आगे से जिसने रिसीव करना है उसका मैकेनिज्म कुछ और है, या उसका जो डाटा को अंडरस्टैंड करने के जो फॉर्मेट्स हैं वो कुछ और हैं। तो जो कंपैटिबिलिटी है डाटा की वो इशू हो सकता है, इसकी वजह से भी आपकी इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो सफ़र कर सकती है आपके सिस्टम की। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द API इन एक्सटर्नल सिस्टम्स। मिसाल के तौर पे आपने किसी जो बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है, मिसाल के तौर पे उसका वर्जन चल रहा है सॉफ्टवेयर का वर्जन 2, ठीक है। अब वही जो आपकी API जो ऐप है वो वर्जन मिसाल के तौर पे 1.5 के साथ चलाने की कोशिश की जाए तो हो सकता है उससे ज़्यादा ना चले, ठीक है, क्योंकि APIs का या सॉफ्टवेयर का या एप्लीकेशंस का आपस में जो डिफरेंस है वर्जन्स का, वो भी मैटर करता है। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ऑफ द APIs फॉर इंटीग्रेशन के जो मिसाल के तौर पे होता है ना कि समटाइम लिखा होता है कि ये सॉफ्टवेयर जो है ये विंडो फलां तक चलेगा, ठीक है, कम से कम इसके लिए विंडो फॉर एग्जांपल या Core i7 चाहिए, इसके लिए Core i3 चाहिए। वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना वो उस तक चलता है, उससे पीछे बैकवर्ड अगर वर्जन या मॉडल को देखें तो उसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये चीज़ भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। पुअर क्वालिटी एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सटर्नल सिस्टम। आपने ऐप बड़ी अच्छी बनाई है लेकिन जो दूसरा सिस्टम है जिसके साथ आप इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा पुअर है, उसका कोई मिसाल के तौर पर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, कोई आर्किटेक्चर उसका पुअर है, या ऐसा कोई उसका फॉर्मेट है जो बेसिकली उसके अंदर मसला है, आपके अंदर नहीं, आपकी एप्लीकेशन के अंदर मसला नहीं है, तो फिर ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो इशू ये है कि इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी एप्लीकेशन या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर ही इशू हो, जो दूसरा एंड है वहां पे भी इश्यूज हो सकते हैं। यूजेबिलिटी। One of the critical problems of usability is too much interaction or too many actions necessary to accomplish a task। कि किसी भी सिस्टम को यूज करना कितना आसान है। एक काम है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने करना है, उसको फॉलो करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ 10 लिंक खोलने पड़ते हैं, कुछ 10 पेजेस खोलने पड़ते हैं, फिर जाके वो काम हो। तो ऐसे एप्लीकेशन को लोग गालियां निकालेंगे, ऐसी वेबसाइट को या ऐसे सिस्टम को। सॉफ्टवेयर का मतलब तो है फैसिलिटेट करना यूजर को, उसको टेंशन देना काम नहीं है, या जो है वो पर्पस नहीं होता। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो एप्लीकेशन है उसकी यूजेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। कि जो मिसाल के तौर पे जैसे आप में से कितने लोग हैं, अगर 15 या 20 लोग बैठे हैं तो आप में से कितने लोग यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं अपने डेली इस्तेमाल के लिए? कोई भी नहीं होगा। एंड्रॉइड सर वैसे लिनक्स पे ही बने, उबंटू कर रहे हैं लिनक्स का। एंड्रॉइड अभी किसने बताया? उबंटू कर रहे हैं। उबंटू अली खबर कह रहा है कि वो कर रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल 15, लेकिन वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की लैब में। हाँ जी सर वो तो सारी क्लास कर रही है ना उबंटू, लेकिन सर आपने कहा है कि रोज
लेकिन हमने VMware किया हुआ है तो उसमें इंस्टॉल डेली किया। लाइफ में आप रोजमर्रा का काम करने के लिए अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितने का यूज करते हैं आप? कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या हो सकती है भला सबसे बड़ी? सर ये यूजर फ्रेंडली नहीं वो है। ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है सबसे ना। बड़ी रीजन जो अभी शाह साहब ने फरमाया कि फॉर एग्जाम्पल जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो पॉपुलैरिटी की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये यूजर फ्रेंडली है। इसको अंडरस्टैंड करना, इसमें काम करना, ये दूसरों को गाइड करना, इसकी प्रॉब्लम को आ जाए तो उसका मिसाल टेस्टेबिलिटी shows how well the system allows performing tests according to predefined criteria. In addition to testing performance, testability makes it possible to effectively divide the system into subsystems. आपके सिस्टम को टेस्ट करना कितना आसान है? मिसाल के तौर पे आपने एक डेवलपमेंट टीम जो है, डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बना दिया, एप्लीकेशन बना दी। अब टेस्टिंग टीम को आइडिया नहीं हो रहा कि यार मैंने ये फीचर टेस्ट कैसे करने हैं। डेफिनेटली जो SRS के अंदर चीज़ें मेंशन होती हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर, जो टेस्टिंग टीम है वो उनको ज़हन में रखती है, सामने रखती है, उसके मुताबिक एक एक फीचर को टेस्ट किया जाता है। ठीक है जी। अगर एक फीचर को मैंने टेस्ट करना है, मिसाल के तौर पे मैंने रिपोर्ट एक डेवलपर ने बनाई है, मैं देखना चाहूँ कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं सही, तो मैं उसको डेफिनेटली उसको रन करके देखूंगा, रिपोर्ट को प्रोड्यूस करूंगा और देखूंगा कि ये हो रही कि नहीं हो रही, चल रही कि नहीं चल रही, और जो इस रिपोर्ट पे डाटा आ रहा है वो भी सही है कि नहीं है। अगर वो रिपोर्ट को मैं टेस्ट नहीं कर पा रहा, मिसाल के तौर पे मुझे आइडिया नहीं है कि मैं कैसे चेक करूं कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं सही, तो फिर ऐसे फीचर का कोई फायदा नहीं। कि मैं कैसे गेज करूं कि क्लाइंट क्या चाहता था। मैंने टेस्ट करना है और टेस्ट करके रिपोर्ट देनी है अपने बॉस को, तो मैं क्या करूं कि जनाब मुझे समझ ही नहीं आ रही उसकी कि वो उस फीचर को, उस रिपोर्ट को मैं कैसे चेक करूं। तो अगर वो तमाम चीज़ें प्रॉपरली SRS के अंदर मेंशन है और जो आपका सिस्टम है वो यूजेबिलिटी उसकी बेहतर है, जो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो अंडरस्टैंड करने का जो प्रोसेस है वो आसान है, तो फिर मैं बड़े आराम से किसी भी फीचर को टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट बना दूंगा कि जनाब ये 10 फीचर्स मैंने चेक किए हैं, उनकी आउटपुट ये आई है। ठीक है, क्या ये क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक है कि नहीं है, वो तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई करना या लिखे देना मेरे लिए आसान हो जाएगा। स्केलेबिलिटी, मेरे ख्याल 2 फीचर्स और हैं। Scalability is the ability of the system to handle load increases without decreasing performance. Ability of a system to handle load, कि जैसे जैसे उसका लोड बढ़ता जाए वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस है वो मेंटेन रहे, परफॉर्मेंस जो डिक्रीज ना हो या सफर ना हो। क्या ख्याल है, ऐसे होता है जी? यस सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे जहाँ पे वो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक बंदे के लिए बनाई है, तो आप पूरी फैमिली उस पर लाद के उसके पीछे जनाब कोई थैला भी गंदम का भी रख लें, और जनाब आगे टैंकी पे भी बंदे 3-4 बच्चे बैठे हों, एक हेडलाइट पे बिठाया हो बच्चा, तो फिर आप चाहें कि जनाब अभी भी ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर करेगी, तो फिर क्या ख्याल है, आप सही सोच रहे हैं? नो सर। सर ऐसे तो मोटरसाइकिल भी टूट जाएगी। टूटने से पहले वो आपको बदवाएं देगी पहले तो, कि मैं किस गरीब आदमी के हाथ आ गई हूँ कि ये चिंची किराए पे नहीं ले सकता, इसने सारी फैमिली मुझ पे लाद के लेके जा रहा है। तो जो सिस्टम है वो भी ऐसी है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि BISC का जो वेबसाइट है, जब उस पर लोड पड़ता है तो डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ग्रेजुअली ऐसा होता है कि जब ज्यादा ही बढ़ जाए यूजर एट अ टाइम रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाए तो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, वो पेज ही नहीं खुलता, फिर पेज खुलता ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि जो सिस्टम जिस पे वो होस्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर क्या है, डिफरेंट रीजन उस पर हो सकती हैं। तो इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है? 2 तरीके हैं यहाँ पे मेंशन, वर्टिकल सोल्यूशन है और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है जी? टू इंक्रीज वर्टिकल परफॉर्मेंस वी ऐड मोर सोर्सेज सच एज मेमोरी, डिस्क और प्रोसेसर वगैरह, कि हम सिस्टम के अंदर मेमोरी उसकी इंक्रीज कर दें, या हार्ड ड्राइव जो है स्टोरिंग कैपेसिटी वो बढ़ा दें, प्रोसेसर जो है कोर i3 था तो अब हम उसको कोर i5 पे अपग्रेड कर दें, ऐसा कोई काम करें, तो ये वर्टिकल अपग्रेडेशन है, स्केलेबिलिटी है। हॉरिजॉन्टल क्या है
वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कंप्यूटिंग यूनिट्स एंड डिवाइड द लोड, कि हम जो मिसाल के तौर पे पैरेलल काम करें उसका, तो मिसाल के तौर पे आपने जहां पे एक सर्वर रखा है वहां एक और सर्वर रख लें, क्या ख्याल है? ऐसा पॉसिबल है? यस सर। क्या कोई कंपनी ऐसे करती है? सर गूगल ने किया हुआ है। बिल्कुल। गूगल के बहुत सारे सर्वर्स दुनिया भर में हैं, और वो जब कोई एक सर्वर डाउन हो जाए तो वो अपना लोड बाकी सर्वर्स पे डाल देती है ताकि उसका सिस्टम चलता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है। सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास गूगल है कि आमतौर पे अगर हम देखें तो अब गूगल का कोई एक सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है। एंड पॉसिबल है कि हमारा जो सर्वर है पाकिस्तान का वो हो सकता है मिडिल ईस्ट में, दुबई में पड़ा हो, ठीक है। जो मिसाल के तौर पे जो यूरोप है, यूरोप का फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम, उनका हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस यूरोपीय यूनियन का ब्रसल्स, वहां पे पड़ा हो। इस तरह उन्होंने होता है रीजन वाइज अपने सर्वर बना दिए हो, ठीक है। फार ईस्ट का, मिडिल ईस्ट का, साउथ एशिया का, फार ईस्ट का, इस तरह डिफरेंट हो सकते हैं। तो इससे ये एक तो परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी, दूसरा डाउन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों का डाटा अगर फॉर एग्जांपल मिडिल ईस्ट वाले सर्वर पे पड़ा हुआ है और यहाँ की फाइबर ऑप्टिक का कोई इशू है, तो फिर यहाँ का सिर्फ कनेक्शन इशू होगा, या मिडिल ईस्ट का जो सर्वर है दुबई में पड़ा हुआ है वो डाउन है, तो सिर्फ ये चंद जो ममालिक हैं ये सफर होंगे, पूरी दुनिया सफर नहीं होगी फिर, ठीक है जी। तो ये परफॉर्मेंस को स्केलेबिलिटी का जो एक तरीका है कि आपके जो सिस्टम है उसका डाउन टाइम जो है वो कम से कम किसी तरीके से किया जा सके। रीयूजेबिलिटी, सेकंड लास्ट एस्पेक्ट या फीचर किसी भी आर्किटेक्चर का या डिजाइन का। रीयूजेबिलिटी इज अ चांस ऑफ यूजिंग अ कंपोनेंट और सिस्टम इन अदर कंपोनेंट्स सिस्टम्स विद स्मॉल और नो चेंज। आपने ऐसा सिस्टम बनाया है उसको माइनर मॉडिफिकेशन के साथ या बगैर किसी मॉडिफिकेशन के दूसरे कंपोनेंट्स के अंदर यूज किया जा सके। ऐसा होता है जी, या कभी आपने देखा ऐसे होता हुआ? सर आपने बताया था एपीआई से होती हैं, वो हम दूसरे मतलब सॉफ्टवेयर में यूज कर। जी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं। गूगल की एपीआईज भी अपना मशहूर हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वेबसाइट्स पे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या जो सिक्योरिटी चेक का या कैप्चा का मॉड्यूल होता है वेबसाइट्स के अंदर, ये इसकी बेपनाह एग्जांपल्स हैं जो कि बार बार यूज हो रही हैं। हम उनमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करते, एज इट इज उसको अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करते हैं और यूज करना शुरू कर देते हैं। हमें कोई इवन माइनर चेंज भी नहीं करना पड़ती। कि जो क्रेडिट कार्ड का सिस्टम है वो बिल्ट इन मॉड्यूल्स बने हुए हैं, जैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट करें, एम्बेड करें अपनी वेबसाइट के अंदर और वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। सपोर्टेबिलिटी, ability of a system to provide useful information for identifying and solving problem। कि आपके मसाइल के लिए कोई वेबसाइट कितनी सपोर्टिव है, कितना सपोर्ट करती है आपके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। द मेन इश्यूज इन ensuring supportability can be addressed with the following means। के मिसाल के तौर पे कोई मिसाल के तौर पे कोई इशू है तो आपके सिस्टम के अंदर आ जाए तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? क्या आप उसको ढूंढ भी सकेंगे? पहला बात तो ये है कि उस मसले को ढूंढना कि वेबसाइट डाउन हो गई है, अब पता नहीं चला कि यार वेबसाइट में मसला क्या है, वेबसाइट गलत रिस्पॉन्ड कर रही है, तो आइडिया ना हो कि जनाब मसला कहाँ पे है, उसको डायग्नोस करना ही प्रॉब्लम बन जाए। जब तक आइडिया नहीं होगा कि मसला कहाँ पे है तो डेफिनेटली उसका हल नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब कि कम से कम आपके जो सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर ऐसा हो कि उसको डायग्नोस करना, टेस्ट करना तो आसान होना, डिबग करना। नो टूल्स फॉर ट्रबल शूटिंग, फिर आप ऐसा सिस्टम बना बैठे कि जिसमें अगर कोई मसला आ जाए तो उस मसले को हल करना ही बड़ा मसला बन जाए, एक और मसला आ जाए कि